हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमार बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हम बिहार का संक्षिप्त परिचय देखे थे। आज हम चैप्टर 2 बिहार का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फाल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण युग 1 लाख से 4000 ईस्वी पूर्व के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहीं से परवर्ती पाषाण युग 40,000 से 10,000 ईस्वी के अवशेष भी मिले हैं, जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्यपाषाण युग 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व के अवशेष शिवभूमि, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परागण, जो अब झारखंड में है, से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं, जिनमें तेज धार और नोक है। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। बिहार में इस युग के प्रवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं, उनमें आदिमानव के जीवन के साक्ष्य और उनमें आने वाले क्रमिक परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उत्खनन से में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक सांस्कृतिक पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐतिहासिक काल में बिहार। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आर्यों के प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हो गया। 800 ईस्वी पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगा घाटी के क्षेत्र बिहार का क्षेत्र में इसमें शामिल था। आर्यों द्वारा जंगल को जलाकर काट कर साफ करने की चर्चा मिलती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय हुआ है, जिन 16 महाजनपद का लगभग 10 गणराज्य की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इनके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, व्रजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज। बिहार गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान चंपानगर भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिले के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगीर वर्तमान राजगीर थी। आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार पुरापाषाण काल और औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना और स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों से पुरापाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के भीम बांध से पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं। गया के चट्टनिया से पुरापाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। सोनपुर और सारण के चिरांद से हड़प्पा कालीन, युगीन, काली और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर व वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्री 1000 ईस्वी पूर्व की, जो बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में थी। लोगों ने गुफाओं से निकलकर कृषि कार्य शुरू किया था, पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए।
ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं वत्स शब्द का उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि रामायण में मल्द और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। रामायण ने यहीं पर राक्षसी तारका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। बिहार में कुछ आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासज्ञों के अनुसार बिहार आर्य भारत में ईरान से आए हुए ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में जो वे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है तथा उनमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में ही बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों में उत्तर वैदिक काल में खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्य, वाससेनीय संहिता, संख्यायन आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ, गोपथ ग्रंथ, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्र को पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। 12 पुराण में कीकट को एक पवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इनमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन की आज्ञा अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी सदानीरा तक पहुँचने की बात शतपथ ब्राह्मण से ही कही गई है। महाजनपद का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से 3 विज्जी, लिच्छवी, मगध और अंग बिहार के क्षेत्र हैं। विज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिनमें विज्जी के अतिरिक्त वैशाली की लिच्छवी, मिथिला का विदेह, कुंड ग्राम के ज्ञातक विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड है। मिथिला का पहचान नेपाल के सीमा में स्थित जनकपुर धाम नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अन्य 4 राज्यों में समता, उग्र, भोग और इच्छाभुक तथा कौरव थे। जैन साहित्य में ज्ञातकों के साथ इनका उल्लेख किया हुआ है। साथ ही इन्हें एक ही स्थानगार का सदस्य कहा गया है। बुद्ध के काल में यह 8 जनु अष्टकुल का एक शक्तिशाली संघ था। वृज्जी संघ 8 जातियाँ थीं, जिनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञातक और वज्जी प्रसिद्ध थे। इनमें उग्र, भोग, कौरव और इच्छाभुक भी थे। लिच्छवी क्षत्रिय थे। संभवतः वे आर्यों से अलग किसी अन्य जाति से संबंध रखते थे। मिथिला के विदेह विज्जी संघ में सदस्य थे। किसी समय विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुंड ग्राम के ज्ञातक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। 24 तीर्थंकर महावीर जैन ज्ञातक थे। हथिग्राम के उग्र जाति भी संघ के सदस्य थे। भोगनगर की जाति भोग, अयोध्या व विदेह से आकर इच्छाभुक जाति तथा हस्तिनापुर से आई कौरव जाति के लोग संघ के सदस्य बने थे। विज्जी संघ के प्रधान एवं लिच्छवी सरदार चेतक या चेटक की बहन का विवाह ज्ञातक कुल में हुआ था, जहाँ महावीर पैदा हुए थे। चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर बधू के पद पर आसीन हुई थी। अम्रपाली का कथित संबंध तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के साथ था। अपने प्रवासन के दौरान भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। अम्रपाली ने बौद्ध संघ में एक उद्यान समर्पित किया था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डलवाई और उस पर आक्रमण करके वज्जी संघ को पराजित कर दिया तथा मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। वैशाली नगर के संस्थापक विशाल के वैशाल या वैशालिका राजवंश का प्रारंभ मनु के पुत्र नमेंद्रिष्ट से होता है। इस राजवंश का उल्लेख मूलतः विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण एवं भागवत पुराण के अलावा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलता है। इस राजवंश में कुल 33 शासक हुए, जिनमें मनु पुत्र
नमुनेदिष्ट प्रथम राजा थे। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश के 24वें राजा थे, जबकि सुमित या प्रमित इस राजवंश के आखिरी राजा हुए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, बस, अवंती और मगध का वर्चस्व था, जिनमें एक मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले शामिल हैं। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोम नदी तक विस्तृत थी। मगध का प्राचीन राजधानी राजगीर या ग्रीवज था, या 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगरों के चारों ओर पत्थरों की सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य ने समकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों में कौशल, बस एवं अवंती को अपने राज्य में मिलाया और मगध का शासन क्षेत्र पूरे देश में विस्तृत हो गया। मगध साम्राज्य के गौरव का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। उसने विजित संघ को परास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया। इसके पश्चात उसने मल्लों के संघ को भी विजित किया। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार किकट और मगध समानार्थी थे। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी महाजनपद थे तथा दोनों को पृथक करते हुए चंपा नदी बहती थी। अंग का उल्लेखीय अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले क्षेत्र वाले स्थित है। इस राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर के निकट स्थित थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना विख्यात वास्तुकार महोगोविंद ने प्रस्तुत की। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात थी। वैशंग ने इस स्थान चंपा को चेनम्पो कहा है। तुतक्षी अंग का पहला आर्य राजा था, जहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दधिवाहन थे, जिनकी पुत्री चंदना महावीर और जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। वत्स राजा ने चंपा पर आक्रमण कर दिया। अंग के दूसरे राजा दर्धवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया। अंग का पड़ोसी राज्य मगध था। जिस तरह काशी तथा कौशल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिय को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भागों को जीत लिया, लेकिन बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। ब्रह्मदत्त इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे हराकर बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया। अंग के प्रमुख शहर चंपा, असरपुर, आसान एवं भछिया थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरों के नाम राजगिरी, श्रावस्ती, संकेत, कौशांबी और बनारस दिए गए हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इनमें अलकप की बोली वैशाली की लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार के अंतर्गत आते हैं। बिहार के प्राचीन गणराज्य अलकप का बोली गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित है। बूली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु 487 ईस्वी पूर्व के पश्चात उन्होंने उनके अवशेष पर एक भाग प्राप्त किया तथा उस स्तूप का निर्माण करवाया था। वैशाली की लिच्छवी बुद्ध काल के समय बड़े और शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की। ईसा पूर्व 7वीं सदी के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया।
कालांतर में विज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, जिनकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। लिच्छवी विज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। महागौर जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एक पन्न जातक से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से एक योजन दूरी थी। उनमें से पहरे के मीनार वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध कट्टारशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ रहकर बुद्ध ने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अपने अत्यंत स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनके शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में अपनी समृद्धि की पराकाष्ठ पर स्थित लिच्छवी का राजा चेटक था, जिसकी कन्या पुत्री चेल्हना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। इस संबंध में ललित विस्तार में उल्लेख मिलता है। महावीर की माता त्रिशाला चेटक की बहन थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध ने उसकी एकता, शक्ति और गणराज्य की काफी प्रशंसा की। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उनका वर्णन है। पाणिनि ने वज्जी नाम लिखा, पर लिच्छवियों का उल्लेख नहीं किया। कात्यायन और पतंजलि ने भी विज्जी का वर्णन किया, जिनका सार्वभौमिक राज्य था। गोद वंश का प्रसिद्ध लिच्छवियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, से विवाह किया। लिच्छवियों का उल्लेख हालांकि रामायण, महाभारत और बौद्धिक साहित्य में नहीं हुआ है, किंतु पाली धर्म ग्रंथ में उनका नाम अनेक बार आया है। जैन साहित्यों में भी लिच्छवियों का वर्णन है। लिच्छवी वाणिज्य का हिस्सा थे, विज्जियों का हिस्सा थे। नेपाल का वंशावली के अनुसार लिच्छवी लोग सूर्यवंशी थे। रॉक हिल के अनुसार शक्य और लिच्छवी लोग वत्स क्षेत्रीय थे। B.S. स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत से आए थे, परंतु इससे अनेक विद्वान सहमत नहीं है। मिथिला का विदेह बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थी। मिथिला के विदेह का वर्णन वेद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत से मिलता है। उस समय उसका राज्य राजतंत्र शासन के अधीन था, लेकिन बुद्ध काल में यह राज्य बन गया। विदेह लोग भी विज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला का जनकपुर में स्थित था। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ सरस्वती के व्यापारी अपनी माल लेकर आते थे। इन दिनों इस क्षेत्र में 8 छोटे बड़े गणराज्य का उदय हुआ। शक्तिशाली गणतंत्र घिरे होने के कारण इन सभी ने मिलकर विज्जी महासंघ की स्थापना की, जो बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुई। विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र नमी देव विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। दूसरे राजा मिथि जनक विदेह थे, जिनमें मिथिला की स्थापना हुई। इसके बाद सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द जुड़ने लगा। विदेह राजवंश के 25वें राजा सिराज ध्वज जनक थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से हुआ। इस वंश के प्रारंभिक चरण में कुल 53 राजा हुए थे। विदेह राजवंश के द्वितीय चरण में कुल 15 राजा थे, जिनमें जनक विदेह का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में विद्वान की एक प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें याज्ञवल्क्य विजयी हुए थे। इसकी जानकारी विद्यारण्य उपनिषद से मिलती है। इस राजवंश में करल जनक आखिरी राजा हुए। इसके बाद मगध का राजा महापद्नंदन ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विस्तार। वर्तमान बिहार की राजधानी पटना एवं गया जिले के क्षेत्र में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक प्रमुख राज्य था। यहाँ बुद्ध काल में एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र बन गया। मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास महाभारत में वर्णित है। मगध
साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराण तथा बौद्ध ग्रंथ में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश विद्रायण वंश से प्रारंभ होता है। विद्रथ वंश। विद्रथ ने मगध के बृहद वंश की स्थापना की। बृहद के पिता का नाम चेदी राजवसु था। इस वंश के राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बाग, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को भी पराजित किया। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। विद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलुक ने कर दी एवं अपने पुत्र को राजा बना दिया। बाद में एक दरबारी महिया ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिम्बिसार को गद्दी पर बैठाया। विद्रथ की राजधानी को वसुमित्र या ग्रीवज्र अथवा कुशग्रामपुर के नाम से जाना जाता था। हर्यक वंश। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश, जिसका कहीं कहीं हर्यक या हर्यायन वंश के रूप में उल्लेख हुआ है, और प्रथम शासक बिम्बिसार था। वस्तुतः एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष प्रथम मगध सम्राट बिम्बिसार के शासनकाल में हुआ। बिम्बिसार 544 से 992 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और आधी शताब्दी से अधिक समय तक मगध पर शासन किया। उसी समय अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। उसकी राजधानी ग्रीवज्र राजगृह थी। कूटनीतिक संबंध और सामान्य विस्तार। बिम्बिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी था। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिम्बिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक प्रसेनजित उसका मित्र हो गया। उसकी दूसरी पत्नी चेल्हना वैशाली की लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से वृज्जियों के साथ संबंध सुदृढ़ हो गए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद बिम्बिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक बृहदत्त का वध कर दिया। अंग की राजधानी चंपा में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया। अवंती के शासक चंड प्रघोत महासेन के साथ हुआ उनका युद्ध अनगिनत रहा। अनंततः दोनों ने मैत्री कर ली। प्रघोत के उपचार के लिए बिम्बिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। बिम्बिसार का कूटनीतिक संपर्क गंधार के शासक से भी रहा। बिम्बिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्र का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिम्बिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, जो अजातशत्रु को पसंद नहीं था। अंततः उसने पिता को कैद कर खुद को राजा घोषित किया। बहुत स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया, परंतु जैन सूत्रों में इसे सहमत नहीं थे। बिम्बिसार का निधन लगभग 492 ईस्वी पूर्व में। इतिहास में बिम्बिसार को ऐसा शासक प्रथम माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी। इस प्रकार उसे सेनीय या सेनिया भी कहा जाता है। बिम्बिसार ने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु हर्यक वंश का था और उसका नाम कुनिक भी था। वह अपने पिता बिम्बिसार की भांति साम्राज्यवादी था। उसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी भी दुख से मृत्यु हो गई। बहन कौशल देवी की मृत्यु से प्रसेनजित बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी के अनेक ग्राम को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जो दोनों राज्यों के संघर्ष का कारण बना। कौशल के साथ संघर्ष। कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसेनजित पराजित हुआ तथा उसे भागकर श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी।
दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कराया। अजातशत्रु के समय काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। वज्जी संघ के साथ संघर्ष कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वज्जी संघ का प्रमुख राज्य था जहाँ शासक लिच्छवी नरेश थे। दोनों राजाओं के बीच बिंबिसार के समय में जारी मनमुटाव अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। लिच्छवी राजकुमारी जलहना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न 2 पुत्र हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्न का एक हार दिया था। बाद में मनमुटाव के कारण जब अजातशत्रु ने उससे वह उपहार वापस मांगा तो दोनों भाई हाल और बेहाल अपने नाना लिच्छवी नरेश चेटक के पास जाकर रहने लगे। फलतः अजातशत्रु क्रोधित हो गया। वज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जहाँ से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। 16 वर्षों तक चले इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भागवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसुकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश प्रघोत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी करवाई, जिनकी दीवार के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। मल पर अधिकार लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया। भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रंथ अपने अपने मत के अनुयायी मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में बौद्ध हो गया। भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का प्राथमिक प्रमाण है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उसके अवशेष पर राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सीली अनुश्रुति के अनुसार लगभग 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु लगभग 460 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए 487 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तथा महावीर का निधन 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हो गया। उदयभद्र या उदयन लगभग 459 से 444 ईस्वी पूर्व। उदयभद्र अथवा उदयन अजातशत्रु के बाद 459 में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथ में उदयभद्र को पितृहंता बताया गया, जबकि जैन ग्रंथ में उसे पितृभक्त कहा गया। जैन ग्रंथ में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल या उपराज्य था। जैन मतानुसार पिता के निधन के बाद उसने कुलीन व अमात्यों ने राजा बनाया। उसके जीवन काल की सबसे बड़ी प्रमुख घटना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना रही। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर इस नगर को बसाया और उसने राजगीर से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। उदयन जैन मत का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैतन्य गृह का निर्माण करवाया था। यह नियमित रूप से व्रत रखता था तथा आचार्यों के उपदेश सुनता था। उपदेश सुनने के दौरान ही एक दिन मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के राजा पोलक ने धोखा से उदयन को उनके पुत्रों द्वारा मरवा दिया।
हर्यक वंश का अंत। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। इनके नाम अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। इन्हें भी पृथुहत्ता कहा गया है। उदयन के इन तीनों पुत्रों ने मगध पर शासन किया। अंतिम राजा नागदशक प्रसिद्ध हुआ, जिसे पुराण में दर्शक कहकर पुकारा गया है। ये तीनों राजा अत्यंत विलासी और निर्बल थे। इनके काल में राज्य के चारों ओर हत्याएं, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र फैल गए। व्यापक असंतोष फैल जाने के कारण राजा में विद्रोह हुआ और इन्हें पितृहंताओं का सिंहासन से हटकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को राजा बनाया गया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। 412 ईस्वी पूर्व में काशी के गवर्नर शिशुनाग को मगध का राजा बनाया गया। शिशुनाग योग्य व्यक्ति थे और नाग वंश से संबंधित थे। हालांकि महावंश के अनुसार शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है, किंतु पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय थे। शिशुनाग ने जन सहयोग से 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के समय मगध की 2 राजधानी थी, गिरिव्रज और वैशाली। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलताओं अवंती पर विजय था। उस समय अवंती का राजा अवंतीवर्धन था। अवंती पर इस विजय के साथ इन दोनों राज्य के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई। पुराणों के अनुसार प्रघोत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशांबी नगर पर भी विजय प्राप्त की। शिशुनाग की मृत्यु 394 ईस्वी पूर्व में हो गई। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश में कालाशोक को पुराणों में कर्कवर्ण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म को द्वितीय संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसमें बौद्ध संघ में विदेह उत्पन्न हुए। वहाँ 2 संप्रदाय विभाजित हो गया। विभाजित घटक शिविर और महासंधि कहलाए। परंपरागत नियमों में विश्वास करने वाले स्थाविर कहलाए और जो बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट होने के पक्षधर है वे महासंधि कहलाए। इन्हें दोनों संप्रदाय के बाद के क्रमशः हिनयान महायान की उत्पत्ति हुई। पान भट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार राजधानी के समीप घूमते हुए कर्कवर्णों की हत्या महापद्नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार कर दी थी। कालाशोक की मृत्यु 366 ईस्वी पूर्व में हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। इन पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्रों में नंदीवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। नंदीवर्धन या महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन अंतिम रूप से 344 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया। नंदवंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व। महापद्नंद में शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य 344 ईस्वी पूर्व में अधिकार कर लिया। पुराणों में उसे महापद्नंद और महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्नंद था। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्नंद का नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महापद्नंद इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास 10 पदम सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। प्रायः सभी ग्रंथों में उन्हें नाई जाति का बताया गया है। यूनानी लेखक कार्टियस ने सिकंदर के समकालीन नंद सम्राट घनानंद के विषय में लिखा है कि घनानंद का पिता महापद्नंद नाई जाति का था। अपनी सुंदरता के कारण वह रानी का प्रिय पात्र बन गया। उसके प्रभाव से राजा का विश्वास पात्र बना। फिर धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। उसके बाद राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्नंद मगध का सम्राट बना। महाबोधि वंश में कालाशोक के जिन 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है वे अवयस्क थे तथा महापद्नंद उनका संरक्षक बना।
मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। महापद नंद मगध के सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा साबित हुए। उसे कली का अंश, सर्वछत्रांक तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों को परास्त किया और एक छत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपने जिन राजवंश पर विजय हासिल की उनमें इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, कौशल, अश्मक, हर्य, मैथिली, बत्तिकी, कुरु, शूरसेन आदि 10 राज्य शामिल थे। पुराणों के अनुसार इन राजवंशों में इक्ष्वाकु वंश ने 24 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, पंचाल 27 वर्ष, हर्य ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष, मैथिली ने 28 वर्ष तथा वहीहोत्र ने 20 साल तक शासन किया। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद नंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला मगध का शासक महापद नंद हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एक छत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। नंद वंश में कुल 9 राज्य थे। संभवतः इस कारण इस वंश का नाम नंद वंश जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के 9 राज्य थे, 9 शासक थे। उग्रसेन, पांडुक, पंडुगति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोभिशनक, दशीधक या दर्द सिद्ध, कैवत और घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज यानी उग्रसेन या महापद नंद का पुत्र कहा है। मधशाला उसका सेनापति था। घनानंद का साम्राज्य काफी विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिण प्रांत में कलिंग भी इसी के अधीन था। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश की सैन्य बल, विशेषकर हस्त सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिक ने ब्यास नदी के तट पर पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रह गया। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद के पुत्र घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। 327 ईस्वी पूर्व। घनानंद एक लालची शासक था, जिसने टर्नर के अनुसार धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के अंदर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। उसने वस्तुओं के अलावा पशुओं के चमड़े, वृक्ष की गोंद, खनन योग्य पत्थरों पर भी कर लगाकर अधिक से अधिक धन का संचय किया। घनानंद अपने असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद राज्य की आम जनता का विश्वास जीत नहीं सका, बल्कि राज्य की प्रजा उसे घृणा करती थी। अपने शासनकाल में घनानंद ने जनमत की घोर उपेक्षा की तथा उस काल में एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। परिणाम स्वरूप जनता नंदों के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ घृणा और असंतोष का वातावरण बन गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या करके मगध की जनता को अत्याचारी नंद वंश की शासन से मुक्ति दिलवाई। नंद वंश का शासन 321 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुआ। नंद वंश के शासनकाल में मगध आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग भी नंदों के अतुल्य संपत्ति की रोचक जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे, जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थ संचित कोषागार के प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक संपन्नता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य केंद्र बन गया। व्याकरण के महान विद्वान व आचार्य पाणिनि महापद नंद के मित्र थे। पाणिनि ने पाटलिपुत्र में शिक्षा भी पाई थी। वर्ष उपवर्ष बारुच
कात्यायन जैसे विद्वान भी नंदों के शासनकाल में हुए थे। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने शासन में अनेक जैन मंत्रियों नियुक्त किए थे। कल्प एवं मंत्रियों में पहला था कल्पक इन मंत्रियों में पहला था शक्टार तथा स्थूलभद्र खनन के जैन मतावली आमत थे। नंद शासकों के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इन क्षेत्रों में लोहे की अनेक खानें थीं जो अत्यंत हथियार और निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था जिनमें महाशिला कटक रस मूला अत्यंत उपयोगी थे। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा तांबा जैसे खनिज पदार्थ की बहुलता थी। मगध का राज्य मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में स्थित था। यह क्षेत्र अत्यंत उर्वर और समृद्ध था। कृषि के संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य था। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था और इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे जिनकी सहायता से विरोधी शासक के दुर्ग और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्के से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के समय में सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित थी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक मगध साम्राज्य पूरे उत्तर पंथ के व्यापार का नियंत्रण बन गया। मगध की आर्थिक संपन्नता से साम्राज्यवाद के विकास का प्रयाग प्रस्त हो गया। मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व। मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद का नशा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईस्वी पूर्व की। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस वंश के महान शासक थे। इन्होंने राज्य विस्तार के साथ साथ जन कल्याण वाले साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य काल में राजनीतिक एकीकरण से निरावध व्यापार और वाणिज्य की प्रोत्साहन मिलता है। चतुर्दिक आर्थिक विकास। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के विषय में ब्राह्मण बौद्ध और जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण है। विविध प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद तर्क निर्धारित होता है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। मौर्य वंश की शाखा जो पल्लवन में राज्य करती थी। मुदा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार वृषल शूद्रों को कहा जाता था। चंद्रगुप्त एक साधारण कुल में 345 ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ। इसके बावजूद बचपन से ही वह उसने उज्ज्वल भविष्य के संकेत मौजूद थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता को किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई और उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के उद्देश्य से पहुंचा दी गई। चंद्रगुप्त की जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ। जन्म के बाद उसे एक गाय पालने वाले सुपुर्द कर दिया गया। गौपालक ने गौशाला में अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। चंद्रगुप्त जब कुछ बड़ा हुआ तो गौपालकों ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया और उसका बचपन मयूर पालक शिकारियों चरवाहों आदि के मध्य व्यतीत हो गया। चंद्रगुप्त बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली था। उसे अपने समक्ष घोड़ों के लड़कों के बीच प्रमुखता हासिल कर ली। वह प्रायः बालक मंडली के रूप में उत्पन्न विवादों को हल करता एक राजा की तरह कार्य करता था। एक दिन जब राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था तभी उसे रास्ते से जाते हुए चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बालक चंद्रगुप्त के भविष्य का अनुमान लगा लिया। चाणक्य ने 1000 कर्षण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और उसे लेकर तक्षशिला आ गया। तक्षशिला तत्कालीन शिक्षा का व्यवस्थित केंद्र था। वहाँ सभी आवश्यक कलाओं व विद्याओं की शक्ति शिक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त सभी विद्या में निपुण हो गया। यहाँ उसने युद्ध कला की बेहतर शिक्षा पाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद के विरुद्ध सिकंदर का
सिकंदर का उपयोग करने की कोशिश की तथा इसी संदर्भ में संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला, परंतु सिकंदर ने उसकी कोई मदद नहीं की। सिकंदर की अकाल मृत्यु 323 से 322 ईस्वी में बेबीलोन में हो गई। ऊपरी सिंधु घाटी की प्रमुख यूनानी छत्र फिलिप द्वितीय की हत्या 325 ईस्वी में हो गई थी। इसी समय चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजनाएं बना ली। चाणक्य ने जिस कर्षण युक्त चंद्रगुप्त को तैयार किया उसके दो उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों का विदेशी शासन से देश को मुक्त करना, दूसरा, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन का अंत करना। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले एक सेना तैयार की, स्वयं को राजा बनाया और उसके उपरांत सिकंदर के क्षत्रप के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। मगध की ओर प्रस्थान 317 ईस्वी पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ एक छत्र शासक बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य घनानंद का नाश करने हेतु मगध की ओर प्रस्थान कर गए। बौद्ध तथा जैन मत के अनुसार चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर हमला किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी भूल का एहसास होने पर उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेश की विजय करते हुए नंदों की राजधानी पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ, घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य का मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर उसके पूर्वी देशों का उत्तराधिकारी हुआ। सिकंदर द्वारा जीते गए भारत के प्रदेश को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए सेल्यूकस ने 305 में लगभग भारत पर पुनः चढ़ाई की। सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया, जिसमें वह चंद्रगुप्त से हार गया। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई तथा एक वैवाहिक संबंध में स्थापित हुए। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच हुई संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोशिया, कंधार और पेरापंडीसाई, कबूल के तथा एरिया, हेरात और जोड्रोसिया के क्षेत्र परियों का कुछ भाग दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथियां उपहार दिए। कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों नरेश के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने की संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा 305 ईस्वी में, जो बहुत दिन तक पाटलिपुत्र में रहा। मेगास्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। जब अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पर्शियन साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा और उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त के कंधार पर अधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक के लेख से होती है। इस समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुए, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय भी बना रहा। पश्चिमी भारत पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया। रुद्रामन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्यगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिससे वह सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपार तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित व प्रशासित थे। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा उसी स्थान पर मैसूर के निकट तपस्या के लिए गया, जो उसके साम्राज्य था। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्रवणबेलगोला तक उनका अधिकार था। साम्राज्य का विस्तार। मगध का साम्राज्य के उदय की जो परंपरा बिंबिसार के काल में प्रारंभ हुई, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पराकाष्ठ पर पहुंच गई। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपार तक संपूर्ण प्रदेश तक साम्राज्य के अधीन हो गया। हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखकों ने हिंदुकुश को इंडिया कॉकेश कहा। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था।
इसे पूरे विशाल मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारतीयों को मुक्ति दिलाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन तंत्र का भी निर्माण किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली थी। शासन केंद्रीकृत और कठोर थी, करों का बाहुल्य था, आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था, प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था, सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। इस प्रशासनिक व्यवस्था का उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा के साथ नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समिति की चर्चा मिलती है। उसके शासन के अंत में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया और उसने भद्रबाहु की शिष्टता ग्रहण की थी। अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया, जहाँ 298 में जैन विधि के उपवास पद्धति से प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में इस विधि को सल्लेखना कहा गया है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है, जहाँ चंद्रगुप्त वस्ती नामक एक मंदिर भी बनी है। बाद के कई लेखों में भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनि का उल्लेख मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री चाणक्य एक महान विद्वान और पंडित था। वह विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था। वह वेदों, शास्त्रों, राजनीतिक कूटनीति का महान ज्ञाता था। पुराणों में उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। एक बार मगध का राजा नंद ने यज्ञशाला में उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य या भारत का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र हिंदू राजशासन में संबंधित प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों को कुछ अंश जोड़ दिए गए, जिनमें मूल ग्रंथ स्वरूप परिवर्तित हो गया। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथों में इसके श्लोकों की संख्या 1000 बताई गई है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 से 273 के समय में मौर्य साम्राज्य गौरव बना रहा, विदेश संबंध में विकसित रहे और यूनानी दूत डार्मोकस द्वारा उसके दशरथ में रहा। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 ईस्वी पूर्व में बैठा। उसके काल में साम्राज्य के कुछ क्षेत्र में विद्रोह हुए, जिसे उसने अपने पुत्र अशोक की सहायता से नियंत्रित किया। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडियज कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्र घात या शत्रुओं को नाश करने वाला कहा जाता है। थेरावाद परंपरा के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा था, साथ ही पश्चिमी यूनानी राज्य तथा साथ में मैत्रिक संबंध भी कायम रहा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था।
मिस्र के राजा टॉलमी फिलडेस्पर के काल में समता डायनोसिस नामक राजदूत मौर्य दरबार में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुकरण किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रांत में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। उसके समय में प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की नियुक्ति की गई। दिव्यावादन के अनुसार अवंती राष्ट्र उपराष्ट्र अशोक बिंदुसार की सभा 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्ष तक राज्य किया। अंततः 273 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक प्रियदर्शी 273 ईस्वी में लगभग साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। मौर्य साम्राज्य गद्दी पर बैठा। गद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लग गया। फलतः राज्यारोहण के 4 साल बाद 269 में उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके अभिलेखों में अभिषेक के काल 269 ईस्वी से ही राज्य गणना की गई है। मास्की तथा गुर्जर के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दिव्यवादन और सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल अवंती उज्जैन का उपराज्य था। बिंदुसार के बीमार पड़ने पर वह राजधानी पाटलिपुत्र लाया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उत्तराधिकारी की इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाण से नहीं होता है। अशोक के 5वें अभिलेखों में जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के समय में विभिन्न भागों में उसके भाई निवास करते थे, जबकि उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेश के राज्यपाल भी थे। दिव्यवादन में अशोक की माता का नाम शुभाद्रिगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दक्षिण परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी अग्र महिषी थी। कुछ लेखक उसे सल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न बताते हैं। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा, जहाँ उसे एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया, में रुका था। महाबोधि वंश में उसका नाम बेदी सम देवी मिलता है और उसे शक जाति का बताया गया है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ और वहाँ उसकी पहली पत्नी थी। दिव्यवादन में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्यराक्षिता का उल्लेख मिलता है, परंतु अशोक के लेख में केवल उसकी पत्नी कौरकी का नाम मिलता है, जो तीवर की माता थी। दिव्यवादन में अशोक 2 भाई सुसीम तथा विगत अशोक का उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपरा एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सुसीम की गद्दी पर बैठना चाहता था, किंतु बिंदुसार के निधन के पश्चात अमात्यों की सहायता से अशोक ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और उत्तराधिकार के युद्ध में अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी। उत्तरी बौद्ध राजाओं परंपराओं से यह युद्ध सिर्फ अशोक एवं उसके बड़े भाई सुसीम के बीच बताया गया है। कलिंग युग। महापद्नन ने कलिंग को अपने राज्य में मिलाया तथा चंद्रगुप्त मौर्य जिसने लगभग समस्त भारत व सितुर इलाके तक राज्य विस्तार किया था, उसके समय निश्चित ही कलिंग भी मगध साम्राज्य का अंग रहा होगा। संभवतः बिंदुसार के काल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस चुनौती को अशोक ने अपनी विजय के रूप में बदलने हेतु कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग भी उस समय व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक ने अभिलेखों के 8वें वर्ष 221 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध शुरू किया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे कई गुना अधिक मारे गए। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई और कलिंग का युद्ध का तात्कालिक लाभ मिला। मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्य की
विजय तथा राज्य विस्तार का एक दौर समाप्त हुआ। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार था। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। इस युग का कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से आद्योतित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युग के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य की सीमा को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो साधन अपनाए गए थे: धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूप का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकपालिता का कार्य, धर्मलिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म यात्रों की शुरुआत की। अपने अभिलेखों में 10 वर्षीय वह बौद्ध गया की यात्रा पर गया, जो उसकी पहली यात्रा थी। अपने अभिलेख के 20 वर्ष में वह लुम्बिनी ग्राम गया और वहाँ पर कर घटाकर 1/8 कर दिया। उसने नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित नीलिबा के कुनिक मुनि के स्तूप का मरम्मत करवाया। अशोक के इन कार्यों का जनता पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। अपने विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने साम्राज्य को उत्तराधिकारी पदाधिकारी की नियुक्ति की। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्तनाग पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। धर्म प्रचार हेतु अशोक ने साम्राज्य में धर्म श्रवण और धर्मोपदेश की व्यवस्था करवाई। अभिलेख के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जिसे धर्म महामात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धर्मों संप्रदाय के बीच द्वैध भाव को मिटाकर धर्म की एकता को बल देना था। धर्म के लोकप्रिय बनाने हेतु अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। उसने सबसे पहले पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, मानव एवं पशु की चिकित्सा के अलग अलग व्यवस्था करवाई, मार्ग एवं वृक्ष लगवाए। 7वें स्तंभ लेख के अनुसार आम्र वाटिका लगवाए, आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए तथा विश्राम गृह बनवाए। इन कार्यों के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हुए ऐसे कार्य करके उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। समता इसी से प्रभावित होकर अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभ पर निर्देश, उपदेश एवं सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख अशोक के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे। अशोक के 6ठे स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने धर्म लेख अपने राज्याभिषेक 269 ईस्वी के 12 वर्ष बाद 273 ईस्वी पूर्व लिखवाना शुरू किया। इन धर्म लेखों का उद्देश्य यह था कि पाषाणों पर खुदे होने से वे चिरस्थायी होंगे तथा उसके प्रवर्ती पुत्र पौत्र अपने भौतिक एवं नैतिक लाभ हेतु उनका अनुसरण करेंगे। इन लेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी, जो इस काल में आम लोगों की भाषा थी। इससे धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूत व प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेख उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां उसने दूत भेजे थे। इन दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, केरपुत्र और ताम्रप्रतिन के नाम से वर्णित है। 13वें शिलालेख में 5 यवन साम्राज्य अंतियोक सीरियाई, तुर्कमेन, मिस्र, अनंतिकेन, मग तथा अलेक्सुंदर के नाम मिलते हैं, जिनके राज्य में उसके धर्म प्रचार गए थे। अंतियोक पश्चिम एशिया का राज्य एंटियोकस तथा तुर्कमेन मिस्र तथा शासक टॉलमी फिलदेश पर, अंतियोक का मेसिडोनिया का एंटियोकस गनोटस
माना जाता है। मग से तात्पर्य उत्तरी अफ्रीका में साइनेरिया के नरेश, मगध, अलीक सुंदर को कुछ विद्वान एपिरस तथा हिप्पाइस का राजा अलेक्जेंडर तथा विद्वान इसे करंजी का पुत्र राजा अलेक्जेंडर मानते हैं। इसी शिलालेख से यह बताता है कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचे, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान तथा धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा से है। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों की विशेष सफलता मिली है। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहाँ के शासक तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। तिष्य ने संभव इसे राज्य धर्म बना लिया और स्वयं अशोक का अनुसरण करते हुए उसने भी देवानंद प्रिय की उपाधि ग्रहण की। अशोक का धर्म प्राकृतिक भाषा का शब्द है तथा संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म का वर्णन अशोक द्वारा तथा 7वें स्तंभ लेख से मिलता है। धर्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ तथा सिंगलावाद सूत्र से मिलता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धर्म कहा गया है। अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं की शुरुआत की। अशोक की विदेश नीति अशोक की धर्म नीति ने उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सहअस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए। उसने साम्राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजकीय एवं मैत्रीय संबंध स्थापित किए। मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेस्पर ने अशोक का समकालीन था। उसने दरबार में अपने राजदूत भेजा था। उसने 5 यवन राजाओं में अपने धर्म प्रचार भेजे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य सम्राट को धर्म नीति के बारे में वहाँ के लोगों को बताना था। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक बताता है कि उसने यवन राज्य में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। उसने चिकित्सा दक्षिण सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्य चोल, पांड्य, सतीय पुत्र तथा केरल पुत्र एवं ताम्रपन से अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक अपने पड़ोसी राज्य के साथ शांति, सहिष्णुता और बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने में इच्छुक थे। पन्ने आखिरी दिन में सम्राट अशोक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक का शासनकाल जितना ही गौरवशाली था उतना ही दुखद रहा। अपने आखिरी दिनों में अशोक राजकीय कोष से बड़े पैमाने पर धन बौद्ध धर्म का लगा, जिसका अमात्यों ने विरोध किया। एक बार जब कुक्कुटाराम विरोध का बिहार को कोई बड़ा उपहार देने वाला था तो उसके अमात्य ने राजकुमार संप्रति को उसके खिलाफ भड़काया। संप्रति ने भंडारगारिकों को सम्राट आज्ञानुसार कोई भी धनराशि संघ में नहीं देने के आदेश दिया। सम्राट के निर्वाह हेतु दी जाने वाली धनराशि भारी कटौती कर दी गई तथा उनके निर्वाह के लिए केवल आधा अवला दिया जाने लगा। अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा। अत्यंत दुर्भाग्य की परिस्थिति में इस महान सम्राट का अंत हुआ। तिब्बती लेखक तारकनाथ और चीनी यात्री हेंसंग ने कुछ संशोधन के साथ इस मत का समर्थन किया। कुछ दंत कथाओं के अनुसार अशोक ने 269 ईस्वी के लगभग अपने राज्याभिषेक की तिथि से लेकर कुल 37 वर्ष तक शासन किया। अशोक 273 से 232 में मौर्य वंश का महानतम शासक था। उसके शासनकाल में 250 ईस्वी पूर्व से पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा एवं अन्य देशों में बौद्ध के प्रचार हेतु प्रतिनिधि भेजे। मंडल इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। अशोक के जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों का आर्थिक अनुदान और सुविधाएं प्रदान करने के लिए धर्म मात्रों की नियुक्ति की।
न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजूक नामक अधिकारी बहाल किए। उसने पशु बलि पर रोक लगाए तथा धर्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भावना तथा सहिष्णुता पर बल दिया। व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रस्तुत किया, प्रजा के बीच सद्भावना और सदाचार को बढ़ावा दिया, शांति, अशांति, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध आदि जैसे सिद्धांत को अपनी प्रशासनिक नीति अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपनी छवि बनाई। कुछ इतिहासकारों ने अशोक की आलोचना इस आधार पर की कि उसकी नीति में मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुई। इन विद्वानों के अनुसार अशोक के शांतिप्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उनके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। ये दोनों मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक थे, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य कारण भी थे। वस्तुतः अशोक के उत्तराधिकारी की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और इसके विरुद्ध विद्रोह, हिंदू यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य का विशाल आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक विदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के अब तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ये अभिलेख उसकी सम्राट सीमा के निर्धारण के साथ साथ उसके धर्म एवं प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने में काफी मदद करते हैं। गुर्जरा के लघु शिलालेख और मासी के लघु शिलालेख केवल ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक के नाम पाया गया है। अशोक के अभिलेख का विभाजन 3 भागों में किया गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख और अभिलेख। अशोक के चतुर्दश शिलालेख का नाम प्रसिद्धि में शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। साहबगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। खरोष्ठी लिपि में मनसेहरा हाजरा पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित खरोष्ठी लिपि में कलासी देहरादून उत्तरी पश्चिमी उत्तराखंड में स्थित ब्राह्मी लिपि में गिरनार काठियावाड़ गुजरात जूनागढ़ के समीप ब्राह्मी लिपि में धौली उड़ीसा में पुरी जिले में स्थित ब्राह्मी लिपि में जौनगढ़ उड़ीसा के गाजम जिले में ब्राह्मी लिपि में यरगुड़ा आंध्र प्रदेश कर्नूल जिले में स्थित ब्राह्मी लिपि में तथा सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित ब्राह्मी लिपि में। लघु शिलालेख। ये शिलालेख 14 शिलालेखों का एक वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थान से मिले हैं: रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित, गुर्जर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित, सासाराम बिहार में, भबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तूर जिले में स्थित, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी में 1 मील पश्चिम स्थित, जटिंगेश्वर ब्रह्मगिरी में 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित, यारगुंडी आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिले में स्थित, गोभी मठ मैसूर के कबालबल नामक स्थान के समीप कर्नाटक में स्थित, पालकी गठुर गवी मठ में 4 मील की दूरी पर कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित, राजूक मंडल आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित, अहोर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित, सारोमारो पनगुड़िया तथा नेहतुर नामक स्थान से लघु शिलालेख के 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। एक अन्य लेख उरेमेला से मिली है। पनगुड़िया से अशोक के लघु शिलालेख KDBGP को मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नी नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किए गए हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 को खोजा था। स्तंभ लेख। अशोक स्तंभ लेख के अंतर्गत लेखों की संख्या हालांकि 7 है, परंतु ये
छाप भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण किए गए थे। दिल्ली टोपरा या प्रारंभ अम्बाला और सिरसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली मेरठ यह पहले मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में लाया गया। लौरिया अरेरिया स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में राधिका लौरिया अरेज में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ या बिहार के पश्चिम जिले में मठिया के पास लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। रामपुरवा यह स्तंभ लेख भी चंपारण जिले में पाया गया है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ अशोक के राजकीय घोषणाओं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा गया है। ये निम्न है: सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप, कौशम उत्तर प्रदेश, सुरमादेई नेपाल के तराई क्षेत्र, पाररिया ग्राम गिलवी सागर नमक बड़े सरोवर तट के नगर नेपाल के तराई क्षेत्र में 13 मील पश्चिमोत्तर में। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों के संग भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ को अशोक की रानी कौरविकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमनादेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान पर धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। निगलिब के लेखक में कनक मुनि के स्तूप का संबंध की चर्चा है। अशोक के 6 स्तंभ लेखों में उल्लेखित बात: प्रथम है धर्म के प्रति अपनी निष्ठा, द्वितीय धर्म के गुण, तृतीय राजा को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की चेतना रखना, चतुर्थ में राजुक नामक अधिकारी का कार्य, पंचम में पशु पक्षी वध पर नियंत्रित करना, षष्ठम धर्म प्रचार हेतु उपाय एवं सभी धर्मों के प्रति अपनी श्रद्धा। शिलालेख अभिलेखों में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण बातें: धौली तथा जौनागढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए, बल्कि तो अन्य लिखे हुए जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञाप कहा गया है। धौली और प्रगोड़ के अभिलेख में लिखा है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। गिरनाल रेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी। कंधार अभिलेख उसके प्रभाव से बहेलियों और मछुआरों ने जीवन हिंसा त्याग दी। रुमनादेई अभिलेख एकमात्र अभिलेख जिसमें कराधान की चर्चा। अभिषेक के 22वें वर्ष में अशोक ने लुम्बी की यात्रा की और वहाँ पर भूमि कर घटकर 1/18 कर दिया। डॉक्टर D.R. भांडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। अशोक के प्राय सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, परंतु शाहवंशगढ़ी तथा मनसेरा अभिलेख की लिपि खौरष्टी, जबकि तक्षशिला तथा लघुमन से प्राप्त अभिलेख अम्हारिक लिपि में लिखे हुए हैं। कंधार के पास सूर्यकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा अम्हारिक लिपि में। मास के गुज्जर, नेतुर तथा उडेउम के अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल की भी लेख मिलते हैं। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध रत्न में विश्वास प्रकट किया है एवं इसी में अशोक के धाम का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के स्तंभ में उत्कीर्णित प्रमुख आकृतियाँ: 62 स्तंभ, सिंह, सकारिया, हाथी, रामपुरवा सांड, लौरिया नंदनगढ़ सिंह, सांची 4 सिंह, सारनाथ 4 सिंह, सारनाथ स्तंभ गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खौरष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु एक एरगुडी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। 5वें स्तंभ लेख में अशोक विभिन्न जानवरों के वध करने, जंगल जलाने एवं जीव जंतुओं के जीवन को खिलाने
कुछ निश्चित दिनों में मछली मारने, जानवरों का वधिया करने, पशुओं और भेड़ों को दागने पर प्रतिबंध लगता है। इसी लेख में उत्कीर्ण है कि राज्याभिषेक के समय 26 वर्ष तक या 25 वर्ष तक कैदियों को रिहा किया गया। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख उसका 7वां लेख है। उसका सबसे छोटा स्तंभ लुबनादेई में स्थित है। अशोक सांची, सारनाथ और कौशांबी के अपने लघु स्तंभ लेखों में अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया। भाब्रू अभिलेख वस्त्रोत्पेदन तरीके से लिखा गया है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा प्रियदर्शी कहा है। भाब्रू शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ। अशोक के अभिलेख में उसकी रानी कौरकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। अशोक द्वारा अकाल के समय किए गए उपाय का महास्थान और सौग्राह अभिलेख का वर्णन है। अशोक के अभिलेख की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और उस समय आम जनता की भाषा थी। अशोक के प्रांत की राजधानी का उल्लेख धौली तथा गौड़ के शिलालेखों से मिलता है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम प्राचीन बिहार के दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।